नमस्कार, मेरा नाम शैलेश रंजन है और जागरण.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कानून की बात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी लिखी है, 30 दिनों में उसका जवाब मांगा है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कमलेश जैन मौजूद हैं और इन्होंने बहुत सारे सामाजिक विषयों पर काम किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काफ़ी काम किया है। इसलिए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इसीलिए आपके पास लेकर भी आए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इसको सरल शब्दों में समझने की ज़रूरत है कि इसके होने से या नहीं होने से हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो आपसे सवाल है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए, शुरू में तो धर्म के आधार पर सभी धर्मों में स्त्रियों पर बंदिशें लगाई गई, उनकी शिक्षा पर, उनके विवाह करने के तरीके पर, उनकी पसंद नापसंद पर, प्रॉपर्टी उनके पास रहेगी नहीं रहेगी इस पर, वे पढ़े लिखे या कुछ करें कि नहीं, हर चीज़ पर बंदिश लगाई गई धर्म के आधार पर सभी धर्मों में। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से समाज की व्यवस्था बदल रही है और स्त्री पुरुष में बराबरी का भाव आ गया है हाँ। तो उसके हिसाब से दुनिया भी बदलनी चाहिए। आज से 500 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी दुनिया नहीं है। आज की दुनिया नई है, जहाँ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। अक्सर जो अमीर घरों की लड़कियां हैं वो खूब पढ़ती हैं, पुरुषों की तरह ही पढ़ती लिखती हैं, वो किसी भी जॉब में जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बनी हैं, एम्बेसडर बनती हैं, पायलट्स बनती हैं, हर क्षेत्र में हैं। कहीं भी नहीं कह सकते कि यहाँ स्त्री नहीं है। लेकिन अभी भी सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर कुछ जगह उनमें बहुत बंदिशें लगाई गई हैं जो कि ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि पूरे देश का ही वातावरण थोड़ा सा, यदि आधी जनता हमारी कमज़ोर रहे, आधी जनता हमारी अशिक्षित रहे, आधी जनता यदि दीनहीन रहे, प्रॉपर्टी का राइट नहीं रहे, तो आपसे आप वो देश जो है कमज़ोर हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से या नहीं होने से आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है। आम जनता को ही तो, आम जनता में स्त्री को फ़र्क पड़ता है। कैसे? बच्चों को फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कहीं पर पुरुष को यह अधिकार है कि वो 4 शादी करता है, 4 शादी से भी ज़्यादा शादी कर सकता है, तो इसका पूरा असर स्त्री पर पड़ता है। क्योंकि कोई भी स्त्री होती है तो वो चाहती है कि मैं पूरी की पूरी अपने पति के लिए हूँ, तो मेरा पति भी पूरा का पूरा मेरे लिए रहे। ये नहीं कि उसका ध्यान 4 जगह बटा रहे, ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी 4 जगह बटी रहे, ये नहीं कि उसके बच्चों में भेदभाव हो। पति अक्सर जब किसी अपनी खास स्त्री को पसंद करता है तो उसके बच्चों को भी पसंद करता है, तो ये पूरा सामाजिक भेदभाव हो जाता है, कानूनी भेदभाव हो जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ हाँ। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होता है तो उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्योंकि जिसमें मैंने सुना कि शादियों को लेकर होता है और प्रॉपर्टीज को लेकर होता है। वो क्या होता है? वो तलाक को लेके होता है, फिर आपको मेंटेनेंस को लेकर के होता है, सब पर होता है। जैसे कि दूसरे जो कानून हैं, पारसी हुए, ईसाई हुए, हिंदूज हुए, इन लोगों में एक शादी है और यदि तलाक होता है तो उसके लिए कोर्ट जाया जाता है। लेकिन एक लॉ और है, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में कोर्ट भी जाया जा सकता है, लेकिन पुरुष अक्सर कोर्ट नहीं जाता है, एक तरफा तलाक दे सकता है। वो खुद ही अपने घर में किसी भी तरह से तलाक दे देता है और स्त्री को सारे अधिकारों से वंचित कर देता है। वो रोड पे निकाल दी जाती है। उसके बच्चे यदि पुरुष की मर्जी है तो रोड पे निकाल दिए जाएंगे, पुरुष की मर्जी नहीं है तो घर में रख लिए जाएंगे। ये भी है वहाँ पर कि माँ जो है वो उसकी नेचुरल गार्जियन नहीं है बच्चे की। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, चूँकि अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और जब इनिशियल स्टेज में नहीं है, बहुत लास्ट स्टेज में मैं कहूँगी, क्योंकि 75 साल पहले ये आया था और तब से सुप्रीम कोर्ट लगातार इसकी वकालत करता आ रहा है कि ये जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। इसको सिर्फ जो पार्टीज़ हैं, जो भी पार्टीज़ 75 साल से आज तक रही हैं, वो अवॉइड करती हैं और उनका कोई खास कारण होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैम कि ये किसके ऊपर लागू होगा, जैसे किन किन चीज़ों पर।
प्रॉपर्टीज पर लागू होगा, शादियों पर होगा, तलाक पर होगा, मेंटेनेंस पे होगा। हाँ, इसको जरा एक्सप्लेन और करें आप। एज ऑफ मैरिज भी रेज करने का प्रावधान है इसमें कि लड़की कम से कम इतनी पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो कि यदि उसके साथ कोई हादसा होता है या मन होता है उसका कि वो कहीं नौकरी करे तो कर सकती है। और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि जब आज़ादी के वक्त हिंदू कोड था, उस वक्त से लेकर आप तक, अब तक आपने कहा कि 75 साल बीत गए उसमें, क्या ये जो कोड है ये सभी धर्मों पर बराबरी में लागू होगा या फिर अलग अलग? बराबरी में लागू होगा, क्योंकि दूसरे जो धर्म हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, वो करीब करीब इसी तरह के हैं। बस ज़्यादा बदलाव मुस्लिम पुरुषों में आएगा, और जो कि वो जिद किए बैठे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको। जबकि आज भी हम बात करते हैं कितने मुस्लिम पुरुष एक ही शादी करते हैं, जो कि इस सिविल कोड के अनुसार भी वही होने वाला है। एक शादी करते हैं, अपने अमीर घर के जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ने देते हैं, नौकरी करने देते हैं, सब कुछ करने देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यदि कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम्स जो हैं इसका विरोध क्यों करते हैं? यदि ना करें तो उनकी स्त्रियां जो हैं वो ज़्यादा खुशहाल होंगी, उनके बच्चे जो हैं वो बहुत खुशहाल होंगे। वो सब चाहते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड आए और दूसरे धर्म की स्त्रियों को जो जो मिला हुआ है, जो अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, जो सामाजिक अधिकार, वो उन्हें भी प्राप्त होंगे। बहुत खुश हैं वो लोग इस सोच से कि कॉमन सिविल कोड आए, हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आए, हम भी एक प्रोग्रेसिव वुमेन की तरह आगे बढ़ें और किसी भी कुंठा से ग्रस्त न रहें, दीनहीन न रहें, गरीब न रहें। इसमें मैं जो जोड़ पाता हूँ उसमें 2-3 पड़ाव हैं। एक पड़ाव तो आपने कहा कि आज़ादी के वक्त जब हिंदू कोड बिल की बात हुई थी। दूसरी बात, हिंदू कोड बिल तो आया, हाँ, हिंदू कोड बिल, उसके बाद वो कई कानूनों के बीच में टूट कर आया वो। जो दूसरी बात जो बड़ी होकर आई वो ये है कि जब शाहबानों का केस हुआ था, तो उसको आप कैसे देखती हैं? पहले तो आप दर्शकों को ये समझाइए मैम कि शाहबानों का केस था क्या जी, और उससे भारत में क्या फ़र्क पड़ा? शाहबानों की शादी को बहुत साल हो चुके थे, वो एक तरह से प्रौढ़ हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे, तो उसके शौहर ने उसको तलाक कह के निकाल दिया। उसका कोई आसरा नहीं रहा कहीं भी, खाने पीने का, जीने का। तब फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिस तरह से दूसरे कानूनों में मेंटेनेंस मिलता है वैसे ही शाहबानों को भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे, अभी जो चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, उनके फादर थे, और उन्होंने ये बहुत ही बोल्ड दिया था फैसला। लेकिन मुस्लिम पुरुषों को ये पसंद नहीं आया। उस समय में जो सरकार थी वो उन्होंने उनको खुश करने के लिए एक तरह से उसको हटा दिया, उस जजमेंट को ख़त्म कर दिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वही पुराना रवैया चलता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। और अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में अगर सरकार विलिंगनेस दिखाती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती है, तो वैसी स्थिति में जो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति है वो कैसे बदलेगी? आप किस हिसाब से, अगर 5 बिंदुओं में अगर आप समझाएं आप, तो क्या क्या सुधार हो सकता है? सुधार तो ये होंगे कि उनकी जो शादी की एज है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि उनको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद उनको ये खुशी मिलेगी कि वो एक पत्नी है तो एक पति है, पति का ध्यान 4 जगह 5 जगह नहीं बटा हुआ है, जिससे कि वो बहुत ही कष्ट में घुट घुट के मरती रहती हैं। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि हम 100% अपने पति के लिए हैं और मेरा पति 25% है या 20% है, तो कोई स्त्री उसको बर्दाश्त नहीं करती है। बोलती नहीं वो अलग बात है, लेकिन मन ही मन घुटती तो रहती है। और 4 स्त्री हैं यदि जीवन में, साथ साथ दूसरी पत्नियां भी हैं, तो उनके बच्चे भी हैं। तब बच्चों में भी ऐसा कभी नहीं होता, अपने माँ बाप, एक ही माँ बाप की जो संतान होती हैं उनमें भी बराबर का ध्यान माँ बाप सब पर नहीं दे सकते हैं। जब 4 पत्नियों की संतानें होंगी तो नेचुरली उन पर बराबर प्यार या उनकी देखभाल नहीं होगी, तो उससे बच्चे भी कुंठित होते हैं। तो एक कुंठित समाज का जन्म होता है इस तरह से। तो और इसमें डिवोर्स पे भी फर्क पड़ेगा?
हाँ, डिवोर्स में है कि पति यदि चाहे मुस्लिम लॉ में तो कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन वो लोग कोर्ट जाना पसंद नहीं करते और अपने मन से एक तरफा तलाक दे सकते हैं, कई तरह से तलाक दे सकते हैं और पत्नी का उसके बाद कोई सहारा नहीं होता, उनको घर निकाल दिया जाता है, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, इद्दत भर दिया जाता है। मेंटेनेंस मतलब 90 डेज तक मैक्सिमम, उसके बाद नहीं मिलता है। जबकि दूसरे धर्म की जो स्त्रियां हैं उनको जब तक वो दोबारा शादी नहीं करती हैं तब तक पूरा मेंटेनेंस मिलता है, एलिमनी मिलता है। एलिमनी है कि एक मुश्त रकम, मान लीजिए एक मुश्त रकम, यदि कोई अमीर आदमी है 1 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया, तो उससे उसका पूरा जीवन सुविधापूर्वक गुजरता है। बच्चों को भी मेंटेनेंस मिलता है वहाँ पर। और प्रॉपर्टीज़ में राइट पे भी राइट कुछ मिलता है। मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी में बेटी को उतना राइट नहीं है, 1/3 शायद कहते हैं वो लोग कि उतना ही देंगे, लेकिन अब आ गया पूरा हिंदू लॉ में जिस तरह से और भी जगह कि बराबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों कहता रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए देश में? इसलिए कहता गया कि वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स में उलझे हुए आते थे। अलग अलग कानून में बहुत सारे लॉज पढ़िए, बहुत तरह के डिसीजंस दीजिए, सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन देखिए, तो उससे सुप्रीम कोर्ट भी निराश होता है। जी हाँ। तो एक और जो बड़ी बात है कि जैसे आमतौर पर भारत में कहा जाता है भारत एक सेकुलर कंट्री है और धर्मनिरपेक्ष है, पंथनिरपेक्ष इनफैक्ट, तो दूसरे देशों में जो मुस्लिम बड़े देश हैं, हाँ। वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या हालत है, वहाँ क्या स्थिति है? किसी भी सेकुलर कंट्री में अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग सिविल कोड नहीं है, एक ही सिविल कोड होता है वहाँ पर। इवन पाकिस्तान में आप 4 शादी नहीं कर सकते। एक शादी के बाद यदि आपको दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी की इजाज़त लेनी होगी और वैलिड रीजंस होंगे तब। कितनी मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं है कि आप अपने मन का कानून मानिएगा और अपने मन की चलाइएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अमेरिका में भी नहीं है। आप कंट्री को चलने नहीं दे सकते इस तरह से। तो बहुत तरह की विविधताएं पैदा हो जाती हैं। एक और अहम सवाल है मैम, जो कि आम लोगों के मन में होता है कि जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस मांगी है, क्या सरकार के ऊपर ये बाध्यता होती है कि वो इसको माने या फिर खुद से अलग से वो कानून लेकर आ सकती है? आपकी नज़र में क्या हाँ, होता है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ रिकमेंडेशन करता है, लेकिन कानून के बाद कुछ और अच्छी आपके पार्लियामेंट के पास कुछ और सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं, कंट्री के भले के लिए हैं, तो ले सकते हैं जी। और कानून पारित हो सकता है उसमें। फिर एक क्वेश्चन, एक चीज़ और है मेरे दिमाग में। मुस्लिम्स अभी विरोध करते हैं। मेरा ये कहना है 4 शादी आपके यहाँ अलाउड है, ठीक है, लेकिन आप एक शादी करते हैं तो इस्लाम से खारिज तो नहीं होते हैं। यदि आप पत्नी को कुछ नहीं देते हैं, 90 डेज तक की इद्दत देते हैं तलाक के बाद, यदि आप ज़्यादा दे दीजिएगा तो इस्लाम में मना ही नहीं है उसकी। वैसे लोग भी हैं। यदि आप बच्चों को ज़्यादा दीजिए, प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दीजिए बेटा बेटी में, तो उसमें इस्लाम में तो कोई मना ही नहीं है। जिस समय पैगंबर साहब आए थे इस धरती पर, उस समय में हालात दूसरे थे। 1500 साल पहले बहुत सारी वार विडोज थीं या बच्चे अनाथ थे, उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, सर पे छत नहीं थी। तो इस तरह से उनकी रक्षा करने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए मोहम्मद साहब ने वो कदम उठाया था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा कदम था। लेकिन आज तो हालात वैसे नहीं हैं, तो आप क्यों जिद किए हुए हैं कि हम वही हालात पैदा करके रखेंगे, हम तो मज़े करेंगे और स्त्रियों को दुखी करेंगे। मैंने 1990 में पटना सिटी में एक सर्वे किया था मुस्लिम औरतों का, बल्ब बनाने वाली से लेकर के लेडी डॉक्टर तक का, और उस समय मैंने जो सर्वे किया 50 स्त्रियों से जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे, किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपके साथ जैसा होता है वैसा हमारे साथ भी हो तो उससे हम दुखी होंगे। हम सुखी होंगे। एक पति मेरा ही रहेगा, मैं सुखी होंगी। मुझे आज़ादी मिलेगी पढ़ने की, मैं सुखी होंगी। मैं बाहर जाकर काम कर सकती हूँ, मुझे सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी में राइट मिले तो सुख मिलेगा। वो 33 साल पहले हुआ था, 1990 में। आज भी हम देखते हैं जो डिबेट्स हो रही हैं टीवीज़ पर, उनमें भी सारी महिलाएं खुश हैं यूनाइटेड सिविल कोड के आने से। दुखी सिर्फ वो हैं जो थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं।
आप कम चाहते हो कम करो, तो भी आपकी कहीं से भी आपका धर्म नहीं जाता है उससे। मेरा ये कहना, जब धर्म नहीं जाता आपका और कोई और खुश हो जाता है आपके इस कदम से, तो उसी खुशी को बहाल कीजिए। लेकिन धर्म की बात तक जहाँ तक है तो मतलब दूसरी पार्टी या मुस्लिम पक्ष ये भी कहते हैं कि ऐसा तो हिंदू परिवारों में भी है, महिलाओं की दुर्दशा तो हिंदुओं के यहाँ भी है। नहीं, हिंदुओं के यहाँ है तो सजा भी है उसके लिए ना। जैसे ही हिंदू स्त्री का पति जो दूसरी शादी कर लेता है, वो केस कर सकती है उस पर, 7 साल की सजा हो सकती है उसको। वो दुखी रखता है, कपड़ा नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, घर में रखते हुए भी उसके साथ यदि किसी तरह का दुख देता है उसको, वो केस कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे यहाँ। डिवोर्स औरत भी कर सकती है और मर्द भी कर सकता है, सेम ग्राउंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा अत्याचार होता रहे और दूसरा सिर्फ सहता रहे, क्योंकि धार्मिक मजबूरी है। धार्मिक मजबूरी क्यों? धर्म से ही आया है लॉ। हर लॉ जो आया है, हर धर्म का जो कानून आया है, वो धर्म से आया है। धर्म ही इसकी जड़ है। हमारे धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोग में भी सती प्रथा वगैरह सब थी, सब बैंड हो गए ना। हमारे यहाँ भी बहु प्रथा थी, अब कहाँ बहु प्रथा है? अब कानून से आपको बांध दिया गया है। अब आप मनमानी कीजिएगा, सताइएगा, तो फिर आपको सजा भी मिलेगी ना। उसके डर से आप नहीं कर पाएंगे इतना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जैन जी। तो कमलेश जैन ने जो कहा उसमें जो सबसे बड़ी बात जो मैं समझ पाया कि धर्म जो है, धर्म से ऊपर कानून को होना चाहिए, और वही हर महिला के लिए जो प्रोत्साहन करने वाली बात है या फिर आगे उत्थान की बात होगी, वो रास्ता वहीं से निकलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और लगातार आपको इस तरह की अच्छे विषयों पर आपको हम अवगत कराते रहेंगे। अच्छे गेस्ट आपके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कानून की बात में। नमस्कार।